Hello friends, we will revise the topic magnetic effect of current for JEE and NEET and good set preparation. First of all, we will revise all these topics and then we will solve the question related to this topic, right? So this is our fourth chapter, magnetic effect of electric current. Now, when a charge is static means stationary charge, then what happen? In the surrounding region, this will produce electric field. This will not produce magnetic field, this will produce only electric field. So static charge क्या करेगा? उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. नाउ अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसा स्टैटिक चार्ज हो तो उसके ऊपर क्या एक्ट होगा? फोर्स एक्ट होगा. किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली. तो स्टैटिक चार्ज जनरेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, राइट? नाउ अगर कोई मूविंग चार्ज हो, कोई चार्ज मूव हो रहा है विद सम वेलोसिटी, देन व्हाट हैपन? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा और उसके ऊपर फोर्स भी दोनों अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी. एंड द थर्ड इज करंट कैरिंग कंडक्टर. करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या होगा? तो कोई एक समझो कंडक्टर है, वायर है जिसके अंदर करंट पास हो रहा है, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, राइट? अगर ऐसे करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, मींस उसके ऊपर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगी और वो जनरेट भी मैग्नेटिक फील्ड ही करेगा, राइट? तो ये हमें याद रखना है कि किससे क्या होगा. स्टैटिक चार्ज हो तो उसके ऊपर फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी और वो प्रोड्यूस भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा. और करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसके ऊपर फोर्स भी मैग्नेटिक फील्ड ही अप्लाई करेगी. अगर मूविंग चार्ज हो तो उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और उसके ऊपर फोर्स भी दोनों फील्ड अप्लाई करेगी, राइट? नाउ नेक्स्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ. By using this law, you can find the magnetic field due to current carrying element. कोई dl लेंथ का एलिमेंट है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो इतनी होगी. नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल कंडक्टर फाइंड करना होगा. हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन. तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है. किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, राइट? सो ये जो थीटा है वो क्या है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन r cap and IDL. IDL मींस इसकी लेंथ करंट की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रहती है और ये r cap क्या है? तो ये r की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर. तो यहां पर देखो तो IDL की डायरेक्शन ये है, करंट ये डायरेक्शन में है और r cap ये डायरेक्शन में, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा? थीटा फॉर दिस पॉइंट, राइट? नाउ अगर कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा? तो Q इंटू V क्रॉस B जितना फोर्स एक्ट होगा. जहां पर V क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. नाउ इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखे ओनली तो वो कैसा मिलेगा? QVB sin थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अब समझो कि कोई जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड है. तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करती है? QE. और मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करती है? Q इंटू V क्रॉस B. तो ये जो टोटल फोर्स होगा उससे बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, क्योंकि ये लॉरेंस ने फाइंड किया था, राइट? अब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा, जिसके अंदर करंट पास हो रहा है I, तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा? तो IL क्रॉस B जितना फोर्स एक्ट होगा. कितना फोर्स एक्ट होगा? IL क्रॉस B. अब यहां पर सब जगह क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा वो फाइंड करना हो तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा वो पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर है A एंड B. अब A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी वो फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो राइट हैंड स्क्रू रूल से आप फाइंड कर सकते हो कि स्क्रू को राइट हैंड में पकड़ो और ये A क्रॉस B है तो A टू B स्क्रू को घुमाओ ऐसे, तो क्या होगा? स्क्रू ओपन होगा, मींस डायरेक्शन कहां आएगी? ऊपर की साइड, राइट? अगर आप B क्रॉस A फाइंड कर रहे हो तो B टू A घुमाओ, B टू A घुमाओगे स्क्रू को तो स्क्रू बंद होगा, मींस नीचे आएगा, मींस नीचे की डायरेक्शन में आंसर होगा. किसका? B क्रॉस A का, राइट? अगर ऐसा ना करना हो तो ये राइट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हो. राइट हैंड को ऐसे करो, दो फिंगर यूज करो, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर और ये आंसर का वेक्टर. तो देखो A क्रॉस B फाइंड करना हो तो A को यहां रखो, B को यहां रखो, रख दिया मैंने, तो ये थंब मेरा क्या होगा? आंसर. अब B क्रॉस A फाइंड करना हो तो फर्स्ट फिंगर B को रखो, मींस ये फर्स्ट वेक्टर की साइड रखना है, ये सेकंड वेक्टर की साइड. तो B अंदर है तो B यहां रखा, A यहां रखा, तो आंसर कहां है? नीचे. तो B क्रॉस A का आंसर कहां आएगा? नीचे. तो ये मेथड से आप ये दोनों फोर्स की वैल्यू फाइंड, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, राइट?
और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखे तो वो मैग्नीट्यूड कैसे होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर ILB साइन थीटा, जहां पर L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, I उसके अंदर का करंट, और थीटा इज द एंगल बिटवीन I एंड B, राइट। नाउ अगर कोई मोशन करता इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो तो क्या होगा, मोशन करता चार्ज कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो तो क्या होगा। तो एंटर होने के लिए दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हो रहा है, मींस उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज है इसलिए फोर्स अप्लाई होगा कितना, QVB साइन थीटा। अब V और B में परपेंडिकुलर है इसलिए थीटा 90 होगा, तो कितना फोर्स अप्लाई होगा, QVB। ना ये फोर्स की वजह से, ये फोर्स ऐसी डायरेक्शन में होगा कि जिसकी वजह से ये जो चार्ज है उसकी मोशन कैसी होगी, सर्कुलर। तो याद रखना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चार्ज एंटर हो तो उसकी मोशन कैसी हो जाती है, सर्कुलर। और सर्कुलर मोशन की रेडियस क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब फाइंड करना हो तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोवाइड करेगा। इसके ऊपर से आप r फाइंड कर सकते हो, ये क्या है, रेडियस ऑफ द मोशन ऑफ दिस, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा उसकी रेडियस इतनी होगी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, V इक्वल टू आर ओमेगा, आप यहाँ रख दो, 2 ओमेगा मिल जाएगा। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2πf रखो तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, F इज इक्वल टू 1/t रखो तो ये टाइम पीरियड मिल जाएगा। मींस ये कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ये सर्कुलर मोशन कब होगी चार्ज की, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर होगा। नाउ अगर ऐसा ना हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर ना हो तो क्या होगा वो देखते हैं, राइट। नाउ अगर ये जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल डायरेक्शन में एंटर हो रहा हो, मींस उसके सेम डायरेक्शन में एंटर हो रहा हो, तो क्या होगा, तो V और B के बीच का एंगल 0 होगा, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा, मींस उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मींस नो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, कोई एक्सेलरेशन जनरेट होगा नहीं। वो जितनी वेलोसिटी से यहां से पास हो रहा था उतनी सी वेलोसिटी से वो पास होता जाएगा, मींस वो कांस्टेंट स्पीड से उसके अंदर ट्रैवल करेगा, उसकी स्पीड वेरी होगी नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट होगा नहीं। अगर वो कुछ थीटा जितने एंगल पर एंटर हो, मींस समझो कि मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में वो यहां से एंटर हो रहा है, इसकी स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री पर है, तो क्या होगा, तो अब इस स्पीड के दो कंपोनेंट अगर हम डिराइव करें तो ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होगा और ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा। थीटा के साथ है तो ये cos थीटा कंपोनेंट होगा और ये विदाउट थीटा तो ये sin थीटा कंपोनेंट होगा। अब पैरेलल स्पीड हो तो क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से वो ट्रैवल करता है, कैसे मोशन करता है, लीनियर मोशन। अब परपेंडिकुलर हो स्पीड अगर मैग्नेटिक फील्ड को तो वो सर्कुलर मोशन करता है, मींस पैरेलल कंपोनेंट की वजह से लीनियर मोशन होगी और परपेंडिकुलर कंपोनेंट से सर्कुलर मोशन होगी। लीनियर और सर्कुलर को कंबाइन करो तो कैसा होगा, घूमता भी जाएगा आगे भी जाएगा, मींस कैसी मोशन होगी, हेलिकल मोशन होगी। तो उसका जो पाथ है वो ऐसे हेलिक्स पाथ होगा। तो उस हेलिक्स की रेडियस क्या होगी, अब रेडियस सर्कुलर मोशन की वजह से होती है, तो सर्कुलर मोशन में जो रेडियस का फॉर्मूला है वही यूज करना है, बट सर्कुलर मोशन किसकी वजह से, ये स्पीड की वजह से, तो स्पीड का ये कंपोनेंट हमें यहाँ रखना है, तो ये हेलिक्स की स्पीड मिलेगी। अब ये पिच क्या है, तो हेलिक्स में जो दो सर्कुलर मोशन है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो ये लीनियर डिस्टेंस है। ये लीनियर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल होगा, तो जब वो वन सर्कल कंप्लीट करेगा उतने टाइम में ट्रैवल होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करेंगे। स्पीड कौन सी लेनी है, तो पैरेलल लीनियर मोशन किसकी वजह से होगी, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, तो पैरेलल स्पीड लेनी है और टाइम पीरियड लेना है इस सर्कुलर मोशन का, क्योंकि यहां से स्टार्ट होगा, ये वन रोटेशन कंप्लीट हुआ तो वहां तक जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड करना है, ये डिस्टेंस वन रोटेशन कंप्लीट हो उतने टाइम में, तो ये टाइम कौन सा लेना है, वन रोटेशन का, तो सर्कुलर मोशन का ही टाइम लेना है। बट स्पीड कौन सी लेनी है, लीनियर मोशन किसकी वजह से, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, तो पैरेलल कंपोनेंट लेना है। तो ये दोनों फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हो कि इस हेलिक्स की रेडियस क्या होगी और इसका पिच क्या होगा, राइट। तो याद रखना, कोई थीटा एंगल पर अगर चार्ज एंटर हो तो मोशन हेलिकल होगी, पैरेलल एंटर हो तो
कांस्टेंट स्पीड से वो ट्रेवल करेगा, और परपेंडिकुलर एंटर हो तो सर्कुलर मोशन करेगा। ये 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऐसा है वेलोसिटी सिलेक्टर। समझो कि कोई रीजन में से चार्जेस पास हो रहे हैं, हमें ऐसे चार्ज सिलेक्ट करने हैं जो हमें रिक्वायर्ड स्पीड के ही हो। समझो 5 मीटर पर सेकंड के चार्ज हमें सिलेक्ट करने हैं, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो यहां पर इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रखो और चार्जेस को उसको दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास करो। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो चार्ज को ऐसे पास करो। अब जिस चार्ज की स्पीड E/B होगी उसके ऊपर फोर्स होगा नहीं, मींस वो सीधा जाएगा। तो ये सीधे रीजन में हमें कौन से चार्जेस मिलेंगे? जिसकी स्पीड कितनी होगी? E/B जितनी। मींस आपको जो रिक्वायर्ड है वो आप सेट कर सकते हो E और B की वैल्यू से, राइट। बाकी के चार्जेस के ऊपर फोर्स होगा इसलिए वो डिफ्लेक्ट होते जाएंगे, मींस डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। तो ये रीजन में हमें ऐसे ही चार्जेस मिलेंगे जिसकी स्पीड आपको रिक्वायर्ड हो उतनी हो, E/B जितनी हो, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन किसके लिए यूज होता है? तो कई बार हाईली एक्सेलरेटेड चार्जेस हमें रिक्वायर्ड रहते हैं, उसके लिए हम ये साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे? तो ये डी शेप की 2 डिस्क होगी जो जिसमें अंदर गैप होगा, राइट। उसके साथ एक एसी सप्लाई ज्वाइन करेंगे जिसकी वजह से इसका प्लस माइनस ऑल्टरनेट होता रहे, और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर चार्ज रिलीज करो तो उसकी मोशन ऐसे होती जाएगी और उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होते जाएगा और उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज को हम यहां से बाहर निकाल देंगे और जहां यूज करना है वहां यूज करेंगे। तो इसमें भी सर्कुलर मोशन हो रही है, इसलिए जो सर्कुलर मोशन के फॉर्मूलाज थे चार्ज के, वही सारे फॉर्मूला यहां पर यूज होंगे, टाइम पीरियड का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, रेडियस का, व्हाटएवर। तो साइक्लोट्रॉन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, चार्ज को एक्सेलरेटेड करने के लिए यूज होता है, राइट। सो फर्दर टॉपिक देखते हैं आगे।